know the backstory of Tibetan refugees that we actually see in today's time, selling winter wears on the streets. तिबेट पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, लेकिन चाइना ऑलवेज वांटेड अ तिबेट टू ज्वाइन विद देम। तो 1950 से चाइना ने तिबेट पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे दोनों कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट भी आता है कॉल्ड 70 पॉइंट्स एग्रीमेंट, जिसके हिसाब से आपको लगेगा कि चाइना इतना बुरा भी नहीं कर रहा है। पॉइंट्स थे दैट तिबेट को ऑटोनॉमी मिलेगी, बुद्धिज्म वुड बी रिस्पेक्टेड, दलाई लामा की पोजीशन एंड पावर एज इट इज़ रहेगी। लेकिन कुछ साल बाद इस एग्रीमेंट का बिल्कुल उल्टा होता है, तो तिबेट के लोगों का और भी जीना मुश्किल हो जाता है। फिर 1959 में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन चाइना जो है वो आर्मी फोर्स से ये दबा देती है। हमें बहुत सारे लाखों लोगों मारे भी जाते हैं। दलाई लामा और उनके कुछ फॉलोअर्स हिमालय क्रॉस करके इंडिया आते हैं और इंडिया से कहते हैं कि वो हमें परमिशन दे इंडिया में आने की, रहने की। जवाहरलाल नेहरू, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अलाउड तिबेटियन रेफ्यूजीज टू सेटल इन इंडिया। थाउजेंड ऑफ तिबेटियन रेफ्यूजीज नाउ इन इंडिया, और उनके पास कुछ लैंड प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, तो वो फिर स्टार्टिंग में हैंडमेड वुलन स्वेटर्स और ये सब विंटर वेयर्स बनाते हैं। अलग अलग शहरों में टेम्परेरी स्टॉल्स बनाते थे। अभी तिबेटियन मार्केट में आप जिन लोगों को देखते हो वो यहीं रेफ्यूजीज है। उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंडिया ने अभी तक इनके साथ अच्छे से ट्रीट किया है। टेम्पररी है लेकिन पीसफुली रह रहे हैं। दलाई लामा का मतलब है स्पिरिचुअल लीडर, और उनके पास ही सारी पॉलिटिकल पावर होती है, लेकिन वो तिबेट में, अभी इंडिया में उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है।